हमारे भारतीय स्वतंत्रता में और संविधान रचने में आर्य समाज महर्षि दयानंद का विशेष क्या योगदान है, इस विषय पर परसों ही अपने अशोक उकरानी जी ने बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत कर रहे थे। तो उन विषय को हमारे विद्वान आगे बढ़ाते हैं, तो मैं उनको निमंत्रित करता हूँ। अशोक जी। धन्यवाद। तो पहले आप सबसे ये हम सुनिश्चित कर लें कि आपको आवाज ठीक आ रही है। आ रही है। हाँ जी, आ रही। ओके। और वीडियो वगैरह ठीक है? हाँ जी। हाँ, ये पीछे जब जब हमें स्क्रीन का कुछ आपको टेक्स्ट दिखाना होगा तो इस तरह से पीछे हम दिखाते रहेंगे। थोड़ी बहुत चीजें जो लिखी हुई भी सामने पड़ी हो तो ज्यादा समझ में आती हैं, इसलिए उसके साथ इस तरह की तैयारी की है। करीब करीब जो आज के सत्र में प्रतिभागी हैं वो भी परसों वाले में होंगे ही, ऐसा मान लेते हैं। शायद 2-4 कुछ नए व्यक्ति भी शामिल हुए हों। तो उनके लिए एक संक्षिप्त भूमिका हम ये बना दें कि जिस विषय पे हमने चर्चा करने का निर्णय किया था उस दिन, वो विषय था गणतंत्र दिवस के दूसरे दिन थी बात। इसलिए भारत के संविधान पर महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के प्रभाव के विषय में हम बात कर रहे थे। इसलिए इसका शीर्षक हमने दिया था महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती और भारत का संविधान। उसमें अभी तक जो हमने संक्षिप्त में अगर फिर से हम पुनरावृत्ति कर लें जो बात की थी कि भारत के संविधान में हम जो स्वामी जी के योगदान की बात कर रहे हैं, तो उसके आधार में हमने, क्योंकि हम ऋषि के भक्त होने के कारण ये बात बड़े भावावेश में आके कह रहे हैं, ऐसा दुनिया न समझे, इसलिए हमने उसके आधार में डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी के कुछ उद्धरण लिए थे। उन्होंने अपने पुस्तक में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के विषय में क्या लिखा था, यह बात हमने की थी। और फिर उन्होंने अपने एक प्रवचन में स्पष्ट स्वीकार किया था, शिवरात्रि का प्रवचन था जब वो खुद राष्ट्रपति पद पे थे, कि भारत के संविधान के कितने ही सुधारवादी जो प्रावधान हैं उनकी प्रेरणा जो है वो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी से मिली थी। यह बात भी उन्होंने स्वीकारी थी। वो खुद जब ये बोले थे तब भारत के राष्ट्रपति थे। उससे पहले भारत के पहले उपराष्ट्रपति के तौर पे भी वो रह चुके थे। और उससे भी विशेष बात कि वो खुद संविधान सभा के सदस्य थे। तो संविधान सभा ही वो सभा थी जिसने भारत के संविधान का ब्यौरा बनाया था, पूरा उसका ड्राफ्ट बनाया था। तो उसके अंतरंग व्यक्ति होने के नाते यह बात बड़ी महत्व रखती है कि वो खुद कहते हैं कि कई सुधारवादी जो प्रावधान भारत के संविधान में आ पाए उसकी प्रेरणा महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। तो ये एक आधार में बात रख के हमने, उन्होंने क्या लिखा था, क्या बोला था, ये भी लिया था। इसका जो विस्तृत अगर आपको सुनना हो तो YouTube पे बहन दीपालिका जी ने उसको उपलब्ध करवा दिया है। तो वो अगर भाग 1 के तौर पे किसी की भी सुनने की इच्छा है तो उस पर जाके वो देख सकते हैं। हम चर्चा करते करते जब आगे बढ़े तो सबसे महत्व की बात जो उठाई गई वो यह थी कि हम और आप सब कहते रहते हैं कि स्वराज का जो शब्द है सबसे पहले महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने प्रयुक्त किया था अपने प्रवचनों में और अपने साहित्य में। तो स्वराज का शब्द जो उन्होंने 1875-76 से घोषित करना शुरू किया, वो आगे चल के कैसे बाल गंगाधर तिलक जी के स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है वहां तक पहुंचा। 1928-29 के दौरान कोर्ट का केस चलते हुए कैसे शहीद भगत सिंह जी ने अपने कोर्ट के वक्तव्यों में कहा कि हम पूर्ण स्वराज से कम कुछ नहीं चाहते। और इसका दबाव इतना बना कि उस वक्त कांग्रेस जो आधा राज्य लेने को तैयार थी, डोमिनियन स्टेटस लेने को तैयार थी, पराधीन राज्य लेने को तैयार थी, उसने भी अपना नारा बदला। और वो नारा बदल के 1929 के उनके अधिवेशन में उन्होंने भी पूर्ण स्वराज की घोषणा की।
यह जो बातें हैं, ये हम अपने ज्ञान से नहीं कह रहे, ये सभी इतिहास में लिखित मिलती हैं और जो चलचित्र आदि इन विषयों पर बन गए, उसमें भी वो स्पष्ट बातें आ रही हैं। तो इसका भी आप अध्ययन कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि यह पूर्ण स्वराज की बात आगे चलते-चलते भारत के संविधान की प्रस्तावना तक पहुंची। भारत के संविधान के प्रावधान इस तरह से बनाए गए कि हम किसी के अधीन नहीं हैं। भारत एक स्वतंत्र स्वाधीन देश है, ऐसी घोषणा हुई, जिसको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश घोषित किया गया, राष्ट्र घोषित किया गया। तो यह बात जो है, यह भारत की प्रस्तावना में बड़ी स्पष्ट रूप से लिखी गई है। इसकी भी बात हमारी हुई थी। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होना एक बड़ी विशेष बात होती है। नहीं तो आप जानते हैं कि हमारे देश में सिक्किम नाम का एक राज्य जो है, वो सिक्किम राज्य जो है, वो पहले से हमारे देश के साथ नहीं था। यह राज्य हमारे देश में 1975 में जुड़ा है और 1975 से पहले सिर्फ भारत का रक्षण उसको प्राप्त था, लेकिन वो खुद एक देश था, खुद एक अलग से प्रदेश था और वो बिल्कुल आधिकारिक तौर पे भारत के साथ जुड़ा, वो 1975 में जुड़ा और वो अब इंडिया का भाग है, पार्ट ऑफ इंडियन कंट्री है, तो भारत के देश का भाग बना। तो उनकी जो हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस की तैयारी ऐसी थी कि ब्रिटिश सरकार का डोमिनियन स्टेटस बनने को वो तैयार थे और ब्रिटिश सरकार का डोमिनियन स्टेटस बनने का मतलब था, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होता, वो ब्रिटिश का किंग या क्वीन जो भी होती, वो होता और यहाँ कोई प्रधानमंत्री, गवर्नर आदि उनके नाम पे काम करते, इस तरह का होता। और पूर्ण स्वराज्य की बात हुई, इसलिए हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आ सके। तो स्वामी दयानंद जी का सबसे बड़ा प्रभाव जो हमारे भारत के संविधान की तैयारी में दिखता है और बाकी की पूरी स्वतंत्रता संग्राम की भी अगर बातें देखी जाएं, तो उसमें भी यही प्रभाव दिखता है कि स्वराज, स्वराज, स्वराज करके सभी हमारे देशभक्त अपना-अपना काम करते रहे और उससे कम की बात फिर कोई व्यक्ति कर न सका। और उस वक़्त की इतनी बड़ी राजकीय संस्था में भी अपना जो घोषणा था पत्र, उसको बदलना पड़ा और उनको भी पूर्ण स्वराज माँगना पड़ा। तो पूर्ण स्वराज के बाद एक बहुत बड़ा प्रभाव जो भारत के संविधान पे देखा जा सकता है कि आप देखेंगे कि एक अनुच्छेद 17 की हमने बात की थी। अनुच्छेद 17 जो है वो कहता है कि भारत के संविधान में ऐसी घोषणा हो चुकी है कि छुआ-छूत नहीं की जाएगी और अस्पृश्यता जो है वो बिल्कुल खत्म की जाएगी। यह बात की हमने। यह एक बहुत बड़ा प्रभाव है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। उन्होंने अस्पृश्यता मिटाने के लिए जो बड़े-बड़े काम किए, वो आगे चल के इस तरह से सिर्फ हमारे कानून में नहीं आए, लेकिन हमारे संविधान में आ गए। संविधान जो है वो सभी कानूनों का स्रोत होता है, वो उनके ऊपर एक छत्र के समान होता है। कोई भी कानून अगर संविधान के विरुद्ध है, तो वो नहीं चल सकता। तो संविधान में ही अनटचेबिलिटी को रिमूव किया गया। और इसके बाद जो अंतिम बात हम कर पाए थे अनुच्छेद 17 के बाद, वो थी कि कई सारी जो समानताओं की बातें हम करते रहते हैं, हमारे साहित्य में आती हैं और साथ-साथ हमारे आर्य समाज के नियमों में भी आती हैं। उन समानता की बातों को भी संविधान में जगह दी गई कि किसी भी व्यक्ति या नागरिक के बीच कोई भेदभाव न किया जाए और सबको समान अधिकार दिए जाएँ और जन्म स्थान के आधार पे, लिंग के आधार पे, रहने के स्थान के आधार पे उनमें भेदभाव ना हो, वगैरह-वगैरह। तो इसमें जो मुख्य बात हमारे आपके लिए चर्चा का विषय बनी थी, वो थी स्त्री और पुरुष के बीच में जो भेदभाव मिटाने का माहौल बना, वो स्वामी जी के कई सारे प्रयत्नों से बना। स्वामी जी हमारे आपके ऋषि वो अकेली प्रतिभा थी, जो कहते थे कि
स्त्री को भी वेद पढ़ने का अधिकार है, यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार है और उसको आप किसी तरह से प्रतिभा में पुरुष से कम नहीं आंक सकते। भले स्त्री और पुरुष के जो कर्तव्य हैं, जो उनकी विशिष्टताएँ हैं, उनकी निपुणताएँ हैं, वो अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन स्त्री को कम दर्जे का व्यक्ति और पुरुष को ऊपर के दर्जे का व्यक्ति नहीं आंका जा सकता, ऐसा स्वामी जी के साहित्य में मिलता है। तो जो मुहिम चली उनके बाद, वो मुहिम आगे इतनी सक्षम हुई कि कोई स्त्री पुरुष के आधार पे भेद नहीं किया जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 15 में स्पष्ट तौर पे लाया गया। अनुच्छेद 15 जो है, वो आप देखेंगे किस तरह की भाषा का उपयोग करता है। अनुच्छेद 15 भेदभाव का प्रतिषेध, ऐसा इसमें लिखा गया है और राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यह दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश की समानता सुनिश्चित करता है। साथ ही राज्य की महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। अब इसमें जो कुछ लोग अभी आजकल प्रचार कर रहे हैं कि स्त्री को गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, वेद का ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहिए, वो आज भी बातें चलती हैं। अभी भी आजकल भी आप ये बातें सुनते होंगे। आप विचार करो कि 8वां दशक चल रहा भारत को स्वतंत्र होने के बाद, संविधान के बनने के बाद, 77वां गणतंत्र दिवस हमने 2 दिन पहले मनाया और अभी तक अगर ऐसी बातें चल रही हैं कि स्त्री को गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना, वेद का ज्ञान नहीं प्राप्त करना, तो आप विचार करिए कि आज से 100 साल, 150 साल पहले यह भावना कितनी प्रबल रही होगी और उसको मिटाते संविधान का भाग बनाने के बाद भी, इतने सारे कानून होने के बाद भी जो मानसिकता है, वो कई जगहों पर अभी भी उसी तरह की चल रही है कि बड़े-बड़े मंचों से, बड़ी-बड़ी सभाओं में अपने आप को कथाकार कहने वाले लोग इस तरह का वचन कहते हैं और भीड़ लगाकर लोग उनको सुनने को खड़े हैं और उनके अनुयायी बन के चल रहे हैं। और आर्य समाज के भवन ही वो भवन है जहाँ जब से समाज बनी तब से ये घोषणा बड़ी जोर-जोर से की जाती, कितने सारे प्रवचनों में यह बात आती और कितना साहित्य इस पर कहता कि स्त्री को आप ज्ञान का कम अधिकारी नहीं मान सकते, वो उतना ही ज्ञान पर प्राप्त करने को अधिकार रखती हैं जितना पुरुष रखता है। तो आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 से यह बात अंकित है, आपके हमारे में मन में ध्यान होनी चाहिए और जब हम इस तरह की अनर्गल बातें सुने तो हमें पता होना चाहिए ये सिर्फ वेद विरुद्ध नहीं, संविधान विरुद्ध बात कर रहा है और ऐसा कोई व्यक्ति अगर कहता है, मानता है, सोचता है तो उससे जितना हो सके जल्द पीछा छुड़ा लेना चाहिए। उसकी और कोई बात भी मानने जैसी नहीं बचती जब उसकी जो विचारधारा है वो इस तरह की निर्मूल बातों का प्रचार करती है। इस 14, 15, 16 के बाद जो चर्चा आप फिर अपने सोचने के लिए रख सकते हैं, क्योंकि हमारा विषय स्वामी दयानंद जी के प्रभाव पर है कि अनुच्छेद 14, 15, 16 होने के बावजूद भी जातिगत आरक्षण जो हमारे देश में चल रहा, जन्म के आधार पे नौकरियां देने का और शिक्षण संस्थानों में उनको जगह देने का सब चल रहा, यह आरक्षण जो है यह इस समानता के अधिकार का एक अलग रास्ता इख्तियार करता है, जो वेद विचारधारा स्वीकार नहीं करती। लेकिन कानूनी चर्चा है, सामाजिक चर्चा है, उसके कारण इस पर क्या हो रहा, राजनीति क्या हो रही, ये एक लंबा अलग से विषय है बात करने का। तो 14, 15, 16 से अगर आगे बढ़ें, तो समय समाप्त होने के कारण यहाँ तक हम चर्चा कर पाए थे। स्वामी जी के कई बड़े-बड़े प्रभाव और भी दिखते हैं संविधान पर, जिसकी भी हम चर्चा करना चाहते हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी बात जो है, उनके प्रभावों में आपको बताने से पहले एक वस्तु आपको
आपके समक्ष रखने की आवश्यकता है। आप सभी ने एक नया विषय समझ लेते हैं। थोड़ा कानूनी है, थोड़ा संवैधानिक है। हो सकता है आप में से कुछ लोग पहले से समझते हों। नहीं तो आज उसको आप समझने का प्रयास करेंगे, बड़ी सरलता से आपको पता चल जाएगा। आपने एक शब्द सुना होगा, मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट। संविधान ने सभी को मूलभूत अधिकार दिए हैं। कुछ मूलभूत अधिकार सभी नागरिकों को है और कुछ मूलभूत अधिकार तो सभी को ही हैं। भले वो नागरिक ना हो, हमारे देश में हो, तो उसके सामने भी मूलभूत अधिकार हैं कुछ। तो मूलभूत अधिकार इतने प्रबल अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट जिसे कहते हैं, कि राज्य की, सरकार की, राजा की, जिसको हम अपनी भाषा में कहें तो ये जिम्मेदारी हो जाती है कि सबके मूलभूत अधिकार प्राप्त होने चाहिए, उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। अगर है तो राज्य माने शासन इस बात को सुनिश्चित करे कि उसके मूलभूत अधिकार उसे मिले। तो ये मूलभूत अधिकार जो है वो हमारे संविधान में कई अनुच्छेदों में दिए गए हैं और मूल रूप से आर्टिकल 14 से वो पढ़े जाते हैं। 12-13 में भी उनकी चर्चा है, लेकिन 14 से समानता का अधिकार शुरू होता है और 32 तक चलता है। 32 में मूलभूत अधिकार यह है कि आपका मूलभूत अधिकार अगर नहीं मिलता आपको तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये अनुच्छेद 32 में है। तो हम तो कोई कानून याद करने तो बैठे नहीं है, बस समझने बैठे हैं कि ये एक फंडामेंटल राइट होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो होनी तो चाहिए देश में, लेकिन उसको मूलभूत अधिकार नहीं बनाया गया है और उसको एक उसके बाद के दूसरे प्रकरण में रखा गया है। उस प्रकरण में रखने का मतलब होता है कि भाई शासन कोशिश करे कि वो सब बातें हो पाएं, लेकिन आप उनको बाध्य नहीं कर सकते। तो वो हमारे मूलभूत अधिकार नहीं हुए, लेकिन सिर्फ शासन के लिए, सरकार के लिए निर्देशित सिद्धांत हुए कि भाई देखो, ध्यान रखना, अगर इस तरह से काम करो तो अच्छा है, लेकिन अगर ना करे तो उनको बाध्य नहीं किया जा सकता। उसको राज्य के निर्दिष्ट सिद्धांत कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आप जब ऋषि के सत्यार्थ प्रकाश का 6ठा समोल्लास पढ़ेंगे तो उसमें भी कई सारी चीजें आपको मिलेंगी, जो राजा को क्या करना चाहिए, राजा को क्या नहीं करना चाहिए, सचिव कैसे होना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, कैसी सभाएं बननी चाहिए, कैसी समितियां बननी चाहिए, वो सब बातें उसी हैं। जब हम देश में रहते हैं तो इसको भी हमें समझना चाहिए कि देश के संचालन के विषय में क्या क्या प्रावधान शास्त्रों में किए हैं या विद्वानों ने किए हैं या क्या हमारे देश में अभी चलते हैं। तो हमारे आपके मूलभूत अधिकार जो हैं, हमारा समानता का अधिकार है, हमें अपना व्यवसाय करने का अधिकार है, हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हमें अधिकार है, हमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, हमें अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है और उसका प्रचार करने का भी अधिकार है। ये सभी अधिकार जो है वो मूलभूत अधिकार है। हम अपनी मान्यता को आगे प्रचारित प्रसारित करें, उसकी हमें छूट है, क्योंकि इसको मूलभूत अधिकार में रखा गया है। लेकिन कई वस्तुएं ऐसी हैं जो मूलभूत अधिकार में नहीं रखी गई। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं और उसी की बात हम पहले करेंगे। आपको याद है, आपने स्वामी जी के साहित्य में पढ़ा है कि जैसे ही बालक 5 वर्ष का हो जाए तो घर में ही उसको देवनागरी लिपि का ज्ञान कराया जाए, उसका थोड़ा थोड़ा पढ़ाना शुरू किया जाए। ये आपने सुना होगा। और जितना हो सके जल्दी 5 से 8 वर्ष की आयु के बीच बीच उस बालक को पढ़ने को भेज दिया जाए, माने गुरुकुल भेजा जाए। यह भी आपने पढ़ा होगा। एक बात जब हमने अपने बचपन में सबसे पहली बार पढ़ी थी तो हमें बड़ी अजीब लगी थी और हमें लगा कि क्या ऐसा हो सकता है। आपको कैसा लगा था वो बात पहली बार पढ़ के, ये आप अभी सोचना। स्वामी जी ने लिखा है कि अगर 8 वर्ष से बड़ा बच्चा भी कोई परिवार घर में बिठाए रखे और उसको पढ़ने को ना भेजे, गुरुकुल ना भेजे, तो राजा क्या करे?
किसी को याद है क्या लिखा है? जब दंडित अपने करे। दंडित करे, मतलब महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि अगर एक परिवार है, उसके छोटे बच्चे को वो स्कूल नहीं भेज रहे तो उसको सजा दी जाए। तो हम सोचने लगे कि ये कितना सख्त नियम है, लेकिन स्वामी जी ने लिखा है, वेद विज्ञान के आधार पे लिखा है, तो इसका कोई बहुत बड़ा महत्व होगा। अब उस वक्त के संविधान बनाने वालों ने भी ये सोचा कि भाई पढ़ाई तो जरूरी है, लेकिन उन्होंने इसको मूलभूत अधिकार नहीं बनाया। तो इन्होंने क्या किया, राजा के लिए ये भी बाध्य नहीं किया कि कोई परिवार पढ़ाने को बच्चे को न भेजे तो उसको दंड करो, सजा करो, जेल भेजो, कुछ दंड लगाओ, जोर लगाओ, नोटिस दो, पकड़ के लाओ, ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसा तो आज भी नहीं है। लेकिन उन्होंने एक अनुच्छेद लिखा 45 नंबर का। 45 नंबर मतलब 32 के बाहर हो गया। 32 से आगे चल के 51 तक जो है, 33 से 51 तक जो है, वो निर्दिष्ट सिद्धांत हैं। उसकी जबरदस्ती नहीं कर सकते राजा के साथ। वो उनके लिए निर्दिष्ट सिद्धांत हैं कि भाई देखना हो सके तो ऐसा करना, लेकिन ना करे तो कोई नागरिक जाके गवर्नमेंट के सामने केस नहीं कर सकता। लेकिन अगर 14 से 32 के अंदर कुछ गड़बड़ होती है तो वो गवर्नमेंट के सामने भी केस कर सकता है। मेरे समानता का अधिकार नहीं मिला, मेरा अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं मिला, मेरे गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार नहीं मिला, मेरे धर्म के प्रचार का अधिकार नहीं मिला, तो वो अपना फंडामेंटल राइट इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, एक्सरसाइज करवाने के लिए याचिका दायर कर सकते हैं, रिट दायर कर सकते हैं। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में कर सकते हैं अपने अपने राज्य की, और नहीं तो अनुच्छेद 32 में देश की सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन 33 के बाहर जितना कुछ है वो लिखा तो सही, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। उनमें से 2 बातें हम आज करेंगे, और सीधे सीधे ऋषि की प्रेरणा वाली दिखी हमें वो दोनों बातें। तो 45 नंबर के अनुच्छेद में उन्होंने शिक्षण की बात की। देखिए उसमें क्या आता है, 45 में लिखते हैं, देखते हैं हम। आपको स्क्रीन पर पहले हम 45 दिखा देते हैं, और उसके बाद हम एक और 48 की भी बात करने वाले हैं। देखिए ये 45 जो है वो अभी स्क्रीन पे आया है। इसकी संक्षिप्त भाषा यहाँ लिखी गई है, स्वामी दयानंद और उस अनुच्छेद 45 को जोड़कर। Swami Dayanand Saraswati was a pioneer in advocating for universal and compulsory education. शब्द देखिए, कंपल्सरी एजुकेशन बोल रहे हैं, एजुकेशन नहीं बोल रहे, कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल। इसका मतलब जबरदस्ती पढ़ना, मर्जी नहीं है। कोई बोले कि मैंने अनपढ़ रहना है, मेरा अधिकार है, ऐसा नहीं। लेकिन ये 45 है, ये 32 के अंदर नहीं है। 45 है मतलब भाई करो तो अच्छा, for all, including girls and marginalized caste, which the constitution later adopted as a state duty. देखो state duty शब्द है, state duty माने राज्य का कर्तव्य, राजा का कर्तव्य, राजा के शासन के, सरकार के कर्तव्य के तौर पे अनुच्छेद 45 में ये बात आई कि यूनिवर्सल एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो एजुकेशन तो ठीक है, जब कंपल्सरी एजुकेशन नाम का शब्द आपको दिखे तो आपको किसकी याद आनी चाहिए? महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की याद आनी चाहिए। उन्होंने ही बोला था कि जबरदस्ती स्कूल भेजना है, गुरुकुल भेजना है, पाठशाला भेजना है, और ना भेजे तो परिवार को दंड करो। आप सोचो वैदिक कुल में ऐसा होता होगा कि कोई परिवार कहे, कोई माँ कहे मैंने बच्चा नहीं भेजना गुरुकुल, तो क्या सीन होता होगा? सोच के देखो कि राजा के लोग आते होंगे, पहले समझाते होंगे। वैदिक युग की बात कर रहे हैं हम।
राम जी जैसा जो युग होगा, कोई अनपढ़ होता ही नहीं होगा उस समय। तो सरकार के सिपाही आएंगे, पहले अधिकारी आएंगे अच्छे वाले, वो आके समझाएंगे कि भाई क्यों नहीं भेज रहे, क्या तकलीफ है, गुरुकुल पैसा तो लेता नहीं। पैसा तो आजकल होने लगा स्कूलों में, बाकी पैसे वाली चीज को पढ़ाई बोलते नहीं है। तो जब गुरुकुल पैसा नहीं लेता, खिलाता पिलाता भी गुरुकुल है, तो क्यों नहीं भेजोगे बच्चे को? तुमने समाज में बच्चा पैदा किया है अनपढ़ बढ़ाने के लिए तो थोड़े किया है। तुमको अपने संतान को पढ़ाना ही पड़ेगा, तो भेजोगे। अच्छा, वो न माने तो दंड किया जाता होगा, पालक को बलपूर्वक गुरुकुल लगाया जाता होगा। अगर कोई तबीयत की तकलीफ है, कोई स्वास्थ्य समस्या है, कोई दूसरी बीमारी है, कोई और बात है, तो उसका निराकरण भी राज्य करेगा, वो राजा का कर्तव्य हो जाएगा। वो कहे भाई मैंने खेत में मजदूरी करानी बच्चे को, इसलिए मैं नहीं भेजता, तो उसको मजदूरी क्यों करानी पड़ती है, ऐसी उसकी अवस्था क्यों है, इसका ध्यान भी राजा को रखना पड़ेगा कि वो खाने को नहीं उसके पास और बच्चे को मजदूर बनाता है, ऐसी अवस्था नहीं होनी चाहिए। और इसी कारण हमारे देश में आपको बाल मजदूरी के खिलाफ कानून दिखता है कि 14 वर्ष से छोटा बच्चा अगर बाल मजदूरी करता दिखा तो उसका दंड दिया जाता, उस दुकान वाले को दंडित किया जाता जो नौकरी पे रखता। तो ये 45 जो है वो यूनिवर्सल एंड कंपल्सरी एजुकेशन, यूनिवर्सल माने सबको, इसको ये पढ़ाएंगे, इसको ये नहीं पढ़ाएंगे, ये वेद पढ़ेगा, ये वेद नहीं पढ़ेगा, ये सिर्फ मजदूरी सीखेगा, ये सिर्फ कोई काम करना सीखेगा, ऐसा नहीं। जिसकी योग्यता है वो सब पढ़ पाएंगे, कंपल्सरी और सर्वसामान्य के लिए एक जैसी एजुकेशन। अब समस्या कहाँ आई? एक मरोड़ आया कहानी में, एक मोड़ आया, बहुत साल बाद आया, 2010 में आया। कैसा आया कि अनुच्छेद 45 में तो कोई ताकत है नहीं, 33 के बाद जो कुछ है वो सिर्फ सत्संग जैसा है, करो तो करो, ना करो तो ना करो। अभी तो आप जब इसके बाद 48 सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो राजा का कर्तव्य तो बना दिया, राजा कहेगा भाई हम प्रयास तो करते हैं, फ्री प्राइमरी स्कूल खोले हैं, हम कैंप भी लगाते हैं बच्चों के एडमिशन के लिए, हम सब करते रहते हैं। अब कई माँ बाप नहीं भेजते तो क्या करें, नहीं भेजते। लेकिन देश में चर्चा ऐसी प्रबल हुई कि स्वामी जी का पूरा पूरा सिद्धांत वो लागू नहीं कर पाए, लेकिन आधा तो उन्होंने कर दिया कंपल्सरी वाला। क्या किया उन्होंने? फंडामेंटल राइट जो है, मूलभूत अधिकार जो है, उसका विस्तार बढ़ाया, एक नया मूलभूत अधिकार पैदा किया। कानून में संशोधन भी तो होता है, तो संविधान में भी संशोधन होता है। तो एक नया मूलभूत अधिकार बनाया, राइट टू एजुकेशन, शिक्षण का अधिकार, और वो रखा कहाँ पे? 21 और 22 के बीच में डाला। 21A नया अनुच्छेद पैदा हुआ, 21A। तो ये कहाँ आई बात जो आप और हम ऋषि की वर्षों से पढ़ रहे थे कि राजा का सिर्फ मर्जी वाला कर्तव्य नहीं है, जबरदस्ती वाला कर्तव्य है प्राइमरी एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन RTE बनाया, RTE 21A। 21A तो खुलेआम कहता है कि भाई देखो ये मूलभूत अधिकार है, मतलब इसमें शासन की मर्जी नहीं चलेगी, शासन को ये करना ही पड़ेगा। क्या लिखा है इसमें अगर पढ़ा जाए? द राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया। तब से नहीं था, जब से संविधान बना तब से नहीं था, ये सुधार करके संशोधन करके लाया गया। इज अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड बाय आर्टिकल 21A of the Constitution, making free लिखा है, देखिए, free and compulsory education for children aged 6 to 14, a legal obligation for the government enforced by the RTE Act 2009, ensuring access, no fees and minimum standards in elementary schooling.
देखिए घुस गया ये संविधान में। अब प्रश्न ये उठेगा कि ये संविधान में ले तो आए 21A से, लेकिन वो जो आप और हम जिसका इंतजार कर रहे होंगे या कल्पना कर रहे होंगे कि अगर कोई माँ-बाप नहीं भेजेगा तो क्या करेंगे? तो उसके लिए कोई दंड की व्यवस्था नहीं है, अभी भी नहीं है कानून में। वो इसीलिए नहीं है कि देखो भाई कोई गरीबी के कारण अगर अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज पा रहा तो फिर उसको दंड करो, जेल डालो, नोटिस करो, केस करो, तो इसको तो और दंड देने जैसा हो जाएगा। इसीलिए वैसा कानून नहीं किया गया। हाँ, एक बात जोड़ी गई है, आगे हम देखेंगे। जैसे मूलभूत अधिकार हैं, वैसे मूलभूत कर्तव्य भी बनाए गए हैं। हमारी आज की जो अंतिम चर्चा होगी, जैसे आप स्कूल में पढ़ते होंगे छोटेपन से, आपने हमने सबने खड़े होके ये पढ़ा है, भारत मेरा देश है, सभी भारतवासी मेरे प्रतिज्ञा 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 भाई बहन हैं। तो वो जो प्रतिज्ञा है ना, वो मूलभूत कर्तव्य है नागरिक के, व्यक्ति के। 51A में आता है, वो भी बाद में डला है 51A। तब तक सिर्फ मूलभूत अधिकार थे, कर्तव्य नहीं थे। तो उनको बड़ा देर से ये सूझा कि वे कर्तव्य भी तो होने चाहिए। तो 42वां उन्होंने संशोधन किया, तब मूलभूत कर्तव्य भी आए। तो उस कर्तव्यों के प्रकरण में उन्होंने सबसे अंत में माता पिता का कर्तव्य लिखा। देखो आ गए ऋषि फिर से। माता पिता का कर्तव्य लिखा कि देखो अगर सक्षम हो और कोई समस्या नहीं है तो अपने बच्चे को, या तो आपके आश्रित जो है, अगर आप उसके माता पिता हैं तो, या उसके अभिभावक हैं, उसके गार्डियन हैं, तो उसको आप प्राइमरी एजुकेशन दिलवाओ, उसको भेजो। वो मूलभूत कर्तव्य बना गया। अंतिम पेज पे उसको देखेंगे हम जब वो बात आएगी। अभी हम यहाँ पर हैं इस चर्चा में। तो आप विचार करिए, एक दिन ऐसा आना चाहिए आपके, हमारे जीवन में नहीं आएगा शायद, कभी ना कभी आएगा। अगर राज्य को सही में न्यायपूर्ण राज्य चलाना है, शासन चलाना है और जनता को सही में सुखी होना है, तो वेद की सब बातें तो लानी पड़ेंगी। और जितनी जितनी लाएंगे उतने उतना सुख मिलेगा, जितनी जितनी नहीं लाएंगे उतना नहीं मिलेगा, सीधी बात है। तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन तो आ गया, जिसको हम छोटेपन से पढ़ते रहे वो पहुंच गया यहाँ पे। तो मतलब ये हुआ कि अब प्रतिज्ञा जब पढ़वाई जाएगी बच्चों को स्कूल में, उसमें ये भी प्रतिज्ञा होगी कि देखो अगर तुम माता पिता हो, अगर तुम अभिभावक हो, तो अपने बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन जरूर दिलवाओ। तो कुछ को तो प्रेरणा मिलेगी, कुछ तो बड़े होके सोचेंगे कि ये तो भाई मेरी ड्यूटी है, संविधान ने भी बोली है, तो इस कर्तव्य को मैं निभाऊं कि बिना पढ़ाई का कोई बच्चा देश में ना रहे, कोई अनपढ़ पैदा ना हो, बने ना, और अगर किसी समस्या के कारण हुआ है तो उसको शिक्षण दिलवा के पढ़ा लिखा व्यक्ति बनाए, एक अच्छा नागरिक बनाए देश का। तो ये आर्टिकल 45 जो सिर्फ राजा के कर्तव्यों में था, वो आगे बढ़ के बड़ा स्वरूप धारण करके आर्टिकल 21A बना। अब मूलभूत अधिकार है RTE, और हम खुलेआम कह सकते हैं कि जो ऋषि लिख के गए कि पढ़ाना ही है जबरदस्ती, वो अब बन गया राजा का कर्तव्य, बन गया शासन का कर्तव्य। अब स्कूल खोलने ही पड़ेंगे, ना होंगे तो खोलने पड़ेंगे। कहीं फी नहीं ले सकते आप, कोई सरकारी स्कूल में प्राइमरी एजुकेशन की 1 रुपए भी फी नहीं होगी। फ्री एंड कंपलसरी, निःशुल्क होगा शिक्षण, ये नियम बना। तो यहां भी हमें महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की प्रेरणा दृष्टिगोचर होती है। आप और हम सपना तो ऐसा देखेंगे कि और भी जो जो बातें इनको समझ में नहीं आई हैं, धीरे धीरे भाई संशोधन करके हर जगह इसको लाते जाओ। संविधान वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छे संविधानों में माना जाता है भारत का संविधान। कितने सारे देशों के संविधान पढ़ के फिर बनाया गया है। बड़े प्रबुद्ध लोग इसमें शामिल थे। जो कानून के विद्यार्थी होते हैं, अगर वो ढंग से पढ़े इसे, तो बहुत सुंदर विषय है। हाँ, इसमें सुधार का
अभी भी जगह है, कई चीजें ऐसी हैं जो और ठीक होनी चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत कई देशों से बढ़िया संविधान है, बहुत अच्छा संविधान है। हमारा आपका संविधान 50 में बना, हमारे साथ जो दूसरा देश जन्मा उनका संविधान 56 में बना, और आप जानते हैं अभी भी उनकी क्या दशा है। और हमारे संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को दुनिया पढ़ती है कि भाई भारत का संविधान जो है वो बड़ा सफल रहा है, बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, ऐसा माना जाता है। समस्याएं होती हैं हर देश में, लेकिन फिर भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, संवैधानिक लोकतंत्र है हमारा, संवैधानिक लोकतंत्र, वो और कई देशों से टक्कर ले सके इतनी अच्छी तरह से काम कर रहा है, ऐसा माना जाता है। तो ये हुई शिक्षण की बात। अब एक जो आपके हमारे लिए बड़ा भावनात्मक विषय कह सकते हैं जिसे हम, उसकी हम बात करना चाहते हैं आपके साथ। आर्टिकल 48। आपको क्या लगता है, जैसे बच्चे के शिक्षण की बात को स्वामी जी ने कहा कि यह राजा का कर्तव्य है, वैसे आपने गौ करुणा निधि पढ़ी होगी, गौ रक्षा की बात सुनी होगी, गौ को माता मानने की बात आप कहते रहते हैं। तो जिस प्राणी को माँ का दर्जा देते हैं, माँ के बाद का दर्जा देते हैं, उसके रक्षण की भी तो कोई जवाबदारी होनी चाहिए राजा की। शासन का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वे गौ का रक्षण किया जाए, सभी प्राणियों का किया जाए और गौ का भी विशेष किया जाए। तो जब हम छोटेपन से थोड़ी थोड़ी समझ लेते रहे और इस साहित्य को पढ़ते रहे, तो आपके हमारे मन में आया होगा कि क्यों मारा जाता है, इसे कटती ही क्यों है। किसी धर्म विशेष को, किसी संप्रदाय विशेष को खानी है इसलिए कटती है, किसी को बेचनी है इसलिए कटती है। क्यों कटती है, इसको बंद क्यों नहीं कर सकते, कानून क्यों नहीं है ऐसा। तो पशुओं के रक्षण के लिए कुछ कुछ कानून तो हैं छोटे मोटे, लेकिन पूरा पूरा निषेध नहीं है अभी भी। कसाई घरों में जैसे और प्राणी कटते हैं, वैसे गौएं भी कटती हैं। फिर वो ये कहते हैं, पशु चिकित्सक प्रमाण पत्र देता है कि ठीक है, अब ये गौ दूध नहीं दे सकती, अब इसे बछड़ा नहीं होगा, अब ये किसी काम की नहीं, अब इसकी आयु हो गई। तो कभी देश के उस समय के नेताओं को, जो देश को अपनी जागीर समझ बैठे थे, उनको कई लोगों ने प्रार्थना की थी, जिसमें मोहनदास भी आते हैं, मोहनदास करमचंद। उनको प्रार्थना की थी कि देखो आप इतना प्रभाव रखते हैं देश पर, तो गौ हत्या के प्रतिबंध का कुछ कानून करवा दो। यह भी लिखा है इतिहास में, हम अपनी जान से नहीं बोल रहे। तो कई समूह ने उनको कहा कि भाई गौ हत्या बंद कराने का कुछ कराओ, आपकी बड़ी कृपा होगी। तो उन्होंने कहा देखिए भाई, ऐसा तो नहीं कर पाएंगे, ये किसी वर्ग विशेष के लिए हम करेंगे कि गौ हत्या बंद हो तो दूसरे संप्रदाय वाले जो भाई हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, इसलिए नहीं कर सकते। ये ढूंढ लेना आप, ये लिखा हुआ है। गौ हत्या वो चाहते तो बंद कर सकते थे, और कारणों से भूख पे हड़ताल कर सकते थे, सत्याग्रह पे उतर सकते थे, बच्चे की तरह जिद कर सकते थे, वैसे इसके लिए भी कर सकते थे। और ये हो जाता तो क्या चला जाता उनका। लेकिन गौवंश जो है, जिसको हम माता कह के मानते हैं, उसको बचा पाते। आप विचार करो, जो आर्यवर्त का स्रोत टुकड़ा धरती पर पड़ा है, हमारी आपकी देश की धरती, उस पर गौ कटती है,
गौ सड़क पे कचरा खाती है, ये उसकी अवस्था है, तो ये कितनी विडंबना की बात है। संविधान सभा के बनाने वाले लोगों ने इस बात पर विचार किया था, क्योंकि उसमें कुछ ऋषि भक्त भी थे, कुछ जीव दया प्रेमी थे, कुछ सनातन धर्मी पक्के वाले थे। उन्होंने ये बात रखी थी कि कुछ तो करना पड़ेगा। तो मूलभूत अधिकार तो नहीं बनाया, 32 के अंदर तो नहीं रखा, 48 पे रखा। और 48 पे क्या रखा कि भाई राजा के राज्य शासन के निर्दिष्ट सिद्धांतों में रख दो इसको, तो सरकार चाहेगी तो कुछ कर पाएगी। अब कुछ कोई चीज होती है ना, आपको पता है कि भाई आपका बच्चा नहीं ही मानने वाला, तो सिर्फ उसको आप कह देते हैं कि देखना भाई गड़बड़ काम मत करना। आपको पता है ये बात आपकी नहीं मानने वाला, लेकिन आप अपना करते हुए पूरा करते हैं और लिख देते हैं निर्दिष्ट सिद्धांतों में रख दिया 48 नंबर पे। तो 48 नंबर क्या कहता है, अगर इसको देखा जाए, 48 नंबर की भाषा देखी जाए, आर्टिकल 48 अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य शासन के राज्य नीति के निर्दिष्ट सिद्धांतों का एक अनुच्छेद, which directs states to organize agriculture and animal husbandry, माने पशुपालन, agriculture and animal husbandry scientifically, specifically taking steps to prohibit the slaughter of cows, calves and other milk draught cattle. दुधारू पशु जो हैं, गाय बछड़े, वो तो स्पष्ट लिखा, स्पष्ट लिख के गए। आर्टिकल 48 अनुच्छेद 48 हिंदी में पढ़ना हो तो ये कहता है, अनुच्छेद 48 राज्य नीति का एक निर्देशक सिद्धांत है जो राज्यों को कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित करने का निर्देश देता है, विशेष रूप से गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू काम करने वाले पशुओं के वध पर रोक लगाने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है। ये निर्देश कौन देता है? संविधान देता है। और किसे देता है? राजा को देता है, राज्य शासन को देता है, गवर्नमेंट को देता है। तो राज्य शासन का ये कर्तव्य है, लेकिन क्योंकि ये निर्दिष्ट सिद्धांत है, ये मूलभूत अधिकार नहीं है, इसलिए राज्य शासन कहे भाई हमने तो नहीं करना, हमारे राज्य में तो सब गौ खाने वाले रहते हैं, इसलिए हम तो नहीं रोकेंगे। तो आप और हम कोई केस नहीं कर सकते उस राज्य शासन पे। आप ये नहीं जाके कह सकते सुप्रीम कोर्ट में कि भाई देखो ये राज्य जो है ये गौ कटने के विषय में कोई कानून नहीं बना रहा, आप इसको निर्देश करो। तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर 32 के अंदर तक होता तो ये हो जाता, और क्योंकि ये 48 है तो ये नहीं होगा। कई राज्यों में एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट है, पशु संरक्षण कानून है, हमारे राज्य में भी है, गुजरात में है एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट, और भी कई राज्यों में है। सेंट्रल एक्ट है, इसलिए सभी राज्यों में है। सजा बड़ी कम है, बड़ी कम माने बड़ी कम है, बहुत कम है। गुजरात में अभी थोड़ी बढ़ाई गई है। और अगर जो मांस पकड़ा जाए वो गौवंश का हो, लेबोरेटरी में साबित हो जाए तो कुछ ज्यादा है, कुछ वर्ष तक है, कुछ वर्ष बढ़ाई गई है। लेकिन फिर भी कानूनी प्रक्रिया इतनी टेढ़ी होती है, इतना लंबा काम होता है उसमें कि कई लोग बच जाते और गौवंश पकड़ा जाए तो भी उनको सजा नहीं हो पाती। लेकिन पहले से थोड़ा बदलाव है जब से ये सजा बढ़ाई है। जितना हमें ध्यान है शायद 2016 के बाद कुछ परिवर्तन इसमें किया गया है। हमने सुना है कि राजस्थान में गौवंश के प्रतिबंध के लिए विशेष कानून पास किया गया है, स्पेशल एक्ट उन्होंने पास किया है, और वहां कुछ ज्यादा सख्ताई से उसका अमल करने का प्रयास हो रहा। अब क्योंकि ये अनुच्छेद 48 है, इसलिए पूरा पूरा वो सभी सरकारें नहीं मानती। जहां जहां अगर जनता में प्रभाव है और वो वहां की सरकारों को प्रभावित कर पाते हैं तो कुछ परिणाम मिल पाता है, नहीं तो नहीं मिलता। लेकिन
इतना हम संतोष मान सकते हैं कि अगर ये 48 भी नहीं होता, अगर अनुच्छेद 48 में ये बात ही नहीं होती कि गायों बछड़ों की रक्षा करना राजा के कर्तव्यों में है, निर्दिष्ट सिद्धांतों में है, तो हो सकता था कई राज्यों को ये करने का सूझता भी नहीं और कुछ काम भी नहीं होता इस पे। तो इतना संतोष माने कि जो गौ करुणा निधि की प्रेरणा है, उसका कुछ चित्र, कुछ उसकी छाया हमें संविधान के अनुच्छेद 48 में दिखती है। और आप और हम उस दिन का इंतजार करें कि जैसे अनुच्छेद 45 में से किसका जन्म हुआ? अनुच्छेद 21A का जन्म हुआ, कंपल्सरी एजुकेशन हो गई, मूलभूत अधिकार बना दिया। वैसे अनुच्छेद 48 के लिए भी ईश्वर करे ऐसा दिन आए कि ऐसे सुधार किए जाएं संविधान में कि नहीं, पशु हत्या नहीं होगी, गौ हत्या नहीं होगी। तब शायद गौ माता को रक्षण करने के लिए जो मजबूत कानूनों की जरूरत है देश में, वो हर राज्य में हो पाए। तो यहाँ भी हमें ऋषि का प्रभाव दिख रहा है। आर्य समाज ही वो बड़ी संस्था है जो बड़े ऊंची आवाज से गौ वंश को बचाने के लिए काम करती रही है, और उसको हमने संविधान में भी पाया कि संविधान में भी इसका प्रभाव है। एक और प्रभाव अगर देखें हम महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का हमारे संविधान पे, तो वो किस विषय में है? आपने इसका शीर्षक पढ़ लिया, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी। आप विचार करो कि ऐसा भी माहौल था देश में जब हिंदी को राष्ट्रीय भाषा मानने को लोग तैयार नहीं थे। प्रयोग करते होने के बावजूद भी कई तत्व जो अपना बल बना बनाकर ऊपर तक पहुंच गए थे, वो नहीं चाहते थे कि हिंदी को आप एक मुख्य भाषा बनाओ। दक्षिण भारत में अभी भी हिंदी के विषय में समस्याएं होती रहती हैं। उर्दू का चलन बहुत ज्यादा था, और अभी भी आप जाएंगे उत्तर भारत के कई राज्यों में तो आपको उर्दू में लिखे हुए कई रस्तों पे बोर्ड भी मिलेंगे। अभी भी कुछ राज्य हैं जहां आपको एक भाषा के तौर पे उर्दू, अरेबिक स्क्रिप्ट की उर्दू अरेबिक स्क्रिप्ट में पढ़ाई जाती है और उसको प्रमोट किया जाता है। कश्मीर में तो कोर्ट का काम भी उर्दू में होता है, और बिल्कुल उसकी लिखाई जैसे कुरान की लिखाई है, राइट टू लेफ्ट वाली, उसमें की जाती है। अगर आपके ध्यान में अभी कुछ महीनों पहले का एक वीडियो आया हो, भारतीय जनता पक्ष के एक विशेष नेता ने एक बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि सत्यार्थ प्रकाश, उन्होंने एक बड़ा अच्छी ढंग से इस बात को प्रस्तुत किया। उनका कहना था कि देखिए, सत्यार्थ प्रकाश सिर्फ आर्य समाजियों का ग्रंथ ही है ऐसा नहीं है। उस सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की एक दूसरी भी विशेषता है, ऐतिहासिक रिकॉर्ड है उसका। वो यह है कि देश के सबसे पहले हिंदी में लिखे जाने वाले पुस्तकों में वो आती है। सबसे पहली हिंदी पुस्तक जो छपी थी वो सत्यार्थ प्रकाश थी। और हमने महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के ये वचन तो पढ़े ही हैं कि हिंदी ही वो भाषा है जो पूरे देश को जोड़ सकती है। उन्होंने ये लिखा है कई जगहों पे। तो जो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात वो अपने जीवन काल में कहे गए, 1883 में तो चले गए, उसको जो बल मिलता रहा उसका परिणाम ये हुआ कि अनुच्छेद 343 में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया।
कि संघ माने केंद्र सरकार, संघ की जो कामकाज की मूल भाषा होगी वो हिंदी होगी। देखिए अनुच्छेद 343 जो है उसके विषय में क्या कहना है जानकारों का कि स्वामी दयानंद सरस्वती was an early proponent of Hindi as a national language to unite the country. A vision reflected in Article 343 of the Constitution, which designates Hindi in Devanagari script as the official language of the Union. अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। अब हमने अनुच्छेद 343 ही यहाँ लिखा है, उसकी भाषा इस तरह की है। संघ की राजभाषा, एक, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाले अंक का रूप भारतीय अंक का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। ये 343 में आती है चीज। 343 सीधे सीधे कानून बना गया कि भाई देखो केंद्र सरकार की मूल भाषा काम करने की जो है वो हिंदी रहेगी। तो यहाँ भी जो प्रभाव है, जो प्रेरणा है, वो किनकी दिख रही है? शुरुआत जो मुहिम शुरू की, जैसे स्वराज्य की मुहिम शुरू की थी उन्होंने, वो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की दिख रही है। और अब तो आप देखो बाकी लोग भी स्वीकार करने लगे। हम तो उनको नहीं कहने गए थे, आप और हम या कोई और आर्य समाजी की, देखो सत्यार्थ प्रकाश की ये बात बोलो जाके। उन्होंने जाना समझा कि पहली हिंदी पुस्तक अगर कोई छपी तो वो सत्यार्थ प्रकाश थी, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की लिखी हुई कालजयी ग्रंथ, अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। तो अब 343 की जो हमने बात की हिंदी की, उसके बाद जो पूर्णाहुति की एक लास्ट चर्चा आपके साथ कर लें इसी से संबंध रखने वाली, कि मूलभूत अधिकार तो 32 के अंदर आपने हमने देखे, बहुत पावरफुल अधिकार। संविधान का सिरमौर अगर किसी चीज को माना जाता है भारत के संविधान का, तो वो मूलभूत अधिकारों का माना जाता है। फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है भारत के संविधान का, वो बहुत शक्तिशाली माना जाता है। और ऐसा चैप्टर है कि सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर बड़े सुंदर सुंदर जजमेंट दिए हैं उस पर, और बड़ी इज्जत होती है फंडामेंटल राइट की। जब उन जजमेंट्स को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोकशाही में फंडामेंटल राइट्स का कितना महत्व सर्वोच्च अदालत ने माना है। अगर वो नहीं होते तो शायद अपनी अलग अलग समय की सरकारों ने अपनी मनमर्जी से पता नहीं क्या क्या कर दिया होता। तो ये तो कानून की चर्चा है, वो कभी अलग से हो सकती है। हम तो ऋषि का प्रभाव की बात कर रहे हैं। तो जो हमारी बात हुई कि स्कूल में जो प्रतिज्ञा पढ़ाई जाती है, आप कभी उसको पढ़ना, 51A में है। और साथ साथ में आप क्या करना, जो प्रतिज्ञा है मूल कर्तव्यों वाली, तो जब उसे आप पढ़ें तो मेरी आपको एक विनती है, बड़ा मजा आएगा आपको। आप 10 नियम एक तरफ रखना और उसके साथ इसको पढ़ना। 10 नियम किसके? आर्य समाज के। आर्य समाज के 10 नियमों को जब आप इससे पढ़ोगे तो आपको लगेगा किसी ने किसकी कॉपी की है, थोड़ी थोड़ी आप निश्चित नहीं कर पाएंगे। फिर मानना यह पड़ेगा कि इनमें से पुराने तो कौन से हैं। सबसे पहले तो जूने तो जब आर्य समाज बनी तब तो नियम आए आर्य समाज के, और ये तो 1976 के बाद आए, संशोधन के बाद आए 51A। तो कुछ कुछ चीजें ये प्रेरित हैं आर्य समाज के सिद्धांतों से, ऋषि के सिद्धांतों से। इनमें जो एकाध चीज हम आपको दिखाना चाहते हैं, सभी तो हम नहीं पढ़ेंगे अभी समय के अभाव में। जैसे न पढ़ते हैं, क ख ग घ, इसमें क्या लिखा है घ के बाद, ये थोड़ा आपको नजदीक से दिखाया जाए। भारत के सभी लोगों में
को आप अभी देख लें, फिर हम आपको इसे पढ़ के सुनाते हैं। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृभाव की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। ये कर्तव्य लिखा। तो क्या कोई व्यक्ति जब इसको लिखने बैठा होगा, उसने जिन जिन अच्छी अच्छी बातों का अध्ययन किया होगा, उसमें क्या वैदिक सिद्धांतों का अध्ययन नहीं होगा? सीधी सीधी समाज के नियमों से मिलती जुलती बातें भी हम देखते हैं इसमें। फिर देखिए, एक चीज जो आगे के कर्तव्यों में आती है, इस पर तो अभी हमारे कुछ जो व्याख्यान होते रहते हैं, उसमें हमने इस पर काफी चर्चा भी की थी। जब तार्किक संवाद की बात हुई, ईश्वर को प्रतिपादित करने के लिए आज की नई पीढ़ी जो तर्क करती है, उसकी बातें हुई, तो हमने इसका उदाहरण किया था, वहां इस बात की चर्चा हुई थी कि हमारे आपके जो कर्तव्य हैं, उनमें एक कर्तव्य क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्पर। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है, उसमें जो शब्द यूज किया गया है साइंटिफिक टेम्पर, आपके हमारे कर्तव्यों में आता है, मूल कर्तव्यों में, एक नागरिक के तौर पे, एक भारत के संतान के तौर पे, कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। जो हर प्रकार की उन्नति करने की बात हम हमारे नियम में कहते हैं और अंधश्रद्धा से छूटने की बात करते हैं, तर्क की बात करते हैं, वो बात आ गई यहाँ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। और इसी तरह से उसके ठीक बाद एक छोड़ के, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष और बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। और अंत में सुधार में 2009-10 में डाला गया, बच्चों की पढ़ाई वाला, यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले, अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यह जो है अंत में डाला गया है, मूल कर्तव्यों के अंत में, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंत में। तो इसमें जो वैज्ञानिक सोच की बात की गई, आप विचार करो, संविधान बनाया गया है, एक राजकीय दस्तावेज है ये, और उस संविधान में उस वक्त की सोच आगे बढ़ते बढ़ते फिर बीच में सुधार आया, तो लिखा गया कि हर नागरिक को वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है। तो आप और हम जो कहते रहते तर्क से देखो, सब प्रमाण समझो और फिर बात को मानो, तो ये तो संविधान भी कहता कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने का मतलब सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो लॉजिक भी विज्ञान है, न्याय शास्त्र भी विज्ञान है, तो प्रमाण और तर्क भी विज्ञान है, तो भी रखना होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखो। तो अंधविश्वास का निर्मूलन करने का तो संविधान भी कहता है, भाई आप ऐसी वैसी बातें मत मानो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपना जीवन जियो। तो इस तरह से मूल कर्तव्यों का जो प्रकरण 51A है, वहां भी वो सोच चलती चलती समाज की और ऋषि की हमें दिखाई देती है। तो ये कुछ मूल बातें, कुछ कुछ छोटी छोटी चर्चा से हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया, जिससे हमें ये उत्साह मिलता है कि देखो, आपकी हमारी कोई नहीं सुनता, ऐसा नहीं है। ऋषि की आवाज इतनी ऊंची थी कि वो बड़ी दूर दूर तक पहुंची थी और संविधान जैसी चीज को भी प्रभावित किया था, और उसमें है। तो ऐसे आशावाद के साथ हम जी सकते हैं कि अगर प्रयत्न होता रहे और ये समाज फिर से अगर अपने स्वर्ण दिन वापस ला पाए, तो समाज में अच्छी सच्ची बातों का ग्रहण करने के लिए अभी भी बहुत लोग बैठे हैं, बहुत नेता भी होंगे ऐसे, जनता भी ऐसे होगी
कि जो गुणों को ग्रहण करने वाली होगी, असत्य को छोड़ने की भावना औरों में भी कई पड़ी होगी, बस उन तक वो बात पहुंचाई जाए, समझाई जाए, तो हो सकता है आगे बढ़ के जब बड़ा समूह उसको मानने लगेगा तो उसका प्रभाव कानून तक भी पहुंचने लगेगा। हो सकता है कि जैसे अभी आप कानून देख रहे हैं देश का, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा कि कुत्तों के लिए जब कुछ आदेश आए हैं सुप्रीम कोर्ट से, कुत्ते काटते हैं और उनको नगर के बाहर भेजो और संरक्षणों में रखो वगैरह वगैरह, तो कितनी जनता सड़क पे आई है कुत्तों के रक्षण के लिए, उनका बड़ा स्नेह उनके साथ पड़ा है। तो भगवान करे कुछ ऐसी बुद्धि मिल जाए आपके हमारी समाज को कि उससे ज्यादा स्नेह गौ से हो जाए उनका। जब से गौ पालन बंद हो गया और कुत्ता पालन शुरू हो गया, तब से जो हमारी संवेदनाएं वो ऐसी हो गई कि मांसाहारी व्यक्ति भी अपने कुत्ते पे दया खाता है, लेकिन मांस खा जाता है उस प्राणी पे उसकी दया नहीं आती। तो जब प्रबुद्ध लोग होते जाएंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता जाएगा, तो हम उसकी भी उम्मीद कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने 2 भागों में यह चर्चा रखने का प्रयास किया है, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती और भारत का संविधान। उम्मीद है आप इसमें जो चर्चा हुई है उस पर चिंतन मनन करेंगे। पहला भाग भी आपको उपलब्ध करवा दिया गया है, इसी तरह से ये दूसरा भाग भी उपलब्ध हो जाएगा। तो दोनों को सोचकर समझकर इसको आगे प्रचारित प्रसारित करने का भी आप प्रयत्न करेंगे। इसी विनती के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। बहुत खूब धन्यवाद अशोक जी। बहुत धन्यवाद धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते। इस प्रकार का प्रवचन हमने लगभग पहली बार सुन रहे हैं पहली बात सुनी। अच्छा, और हम अच्छा। गर्व कर रहे हैं कि हमारे महर्षिदान का प्रभाव कहाँ कहाँ है, हम कुछ नहीं जानते वास्तव नहीं में। जानते, नहीं जानते। बिल्कुल सही बात है, सही बात है, एकदम। एक आपने उदाहरण सुना हो अगर, मेरे पिताजी ने एक बार चर्चा में मुझे सुनाया था, वो भी प्रवक्ता थे, तो अपने प्रवचनों में कहते थे वो कुछ प्रवचन ऐसे शुरू करते थे कि एक हिरण जंगल में भागा जा रहा था। फिर जनता सोचती थी कि ये कौन सी कथा शुरू हो रही है। वो कहते थे कि एक हिरण जंगल में भागा जा रहा था, कभी यहाँ भागता, कभी वहां भागता, कभी ऊपर कूदता, कभी नीचे देखता, कभी शरीर के अंदर झांकने का प्रयास करता, दाएं देखता, बाएं देखता। क्यों ऐसी उसकी हालत हो रही थी? पता चल रहा था कि वो कोई वस्तु ढूंढ रहा था। और क्या ढूंढ रहा था कि उसको कस्तूरी की सुगंध आ रही थी। हाँ, कस्तूरी की सुगंध कहाँ से आ रही वो ढूंढ रहा था, लेकिन उसको मिल नहीं रहा था। और वो अभागा ये नहीं जानता था कि उस कस्तूरी की सुगंध कहाँ से आ रही थी, उसकी खुद की नाभि से आ रही थी। तो मेरे आपके देश की हालत ऋषि के जाने के बाद कुछ ऐसी थी कि उसके अंदर से जो अच्छाई थी, देश के अंदर जो कस्तूरी थी, वो स्वामी जी थे, लेकिन उसको वो बोल नहीं पा रहा था, खुलेआम कह नहीं पा रहा था और ढूंढ नहीं पा रहा था कि कितनी सारी देश की संस्कृति की अच्छाइयां जो हैं वो कहाँ से आई हैं, वेदों से आई हैं। और वेदों को उजागर करने वाले जो लास्ट ऋषि हुए उनके कारण आई है। तो ये देश की दशा होती है। आपकी बात सही है कि कहाँ कहाँ ऋषि का प्रभाव है, ये कई बार हमें बड़े प्रयत्न के बाद समझ में आता। जी बस शांति पाठ करते हैं, समय बहुत हो गया है, फिर भी सभी बिल्कुल सुनते रहे सभी। जी जी जी। हाँ, 1 मिनट जरा, जब भी ये वीडियो डालें तो अपना मोबाइल नंबर उसमें इंक्लूड कर दीजिएगा। कुछ आपसे पूछना हो, स्पष्टीकरण करना है। जी जी जी, मैं रख लूंगा, आपको मैं दे दूंगा। शांति पाठ करते हैं जी। ओम जय शांतिरंतर शांति पृथ्वी शांति पतय शांति सर्वं शांति ओम शांति सबको सादर नमस्कार।